वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ LLTC पंडवा। आज हम लोग जेएससी द्वारा जारी किया गया मैथ का जो मॉडल सेट है उसका हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे इसमें हमारा कहाँ डाउट्स है और कैसे इसको अच्छा तरह से कवर किया जाए, ताकि हम इसको जब हमारा एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन कुछ परसेंटेज पिछला साल एग्जाम में इसी मॉडल सेट जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया था उसी से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गया था। तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। हो सकता है कि इस बार भी कुछ क्वेश्चन इसी मॉडल सेट से आ जाए। क्यों, अच्छा रहेगा कि नहीं? चलिए, अच्छा रहेगा। तो इसी के लिए हम आज इसका ये मॉडल सेट जो आपका जारी किया गया मैथ का जो सब्जेक्टिव, उसका वन बाय वन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे और जहां भी डाउट्स होगा हम आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपका आज ये वीडियो देखने के बाद एक भी डाउट हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं बचेगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि यदि HCF ऑफ 657.3,306 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है तो LCM ऑफ 657,306 ज्ञात करना है। यानी कि हमको LCM फाइंड आउट करना है। LCM ऑफ 657,306 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था कि यदि दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ रहता था तो हम उस दोनों ये HCF और LCM को गुना करते थे और वो बराबर किसके हो जाता था? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता था। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं A और B दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं कि A और B दो संख्याएं अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले LCM निकालेंगे A, B का कितना आएगा और फिर हम HCF फाइंड आउट करेंगे A, B का। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता था कि LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू यहां नहीं आएगा, एक मिनट मिस्टेक हो गया। देखिए LCM इंटू HCF A, B इज इक्वल टू ये होता था A इंटू B के बराबर। तो हमारे पास A की जगह पर आपको 657 मान लीजिए और B की जगह पर 306 मान लीजिए। तो LCM और उसका हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे देखिए आप, तो हम LCM फाइंड आउट करना है तो हम लिख देते हैं LCM कितना है 657,306 इंटू HCF कितना है फिर 657,306 इज इक्वल टू हम ये लिख देंगे, ये क्या है 657 ना 657 इंटू 306। अब क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए दिया हुआ है HCF ऑफ 657 दिया हुआ है कितना 9। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे LCM 657,306 और इसका वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास कितना गिवन है 9। इसका वैल्यू हम रख दिए 9 इज इक्वल टू इधर क्या रहेगा 657 इंटू 306। अब ये 9 इधर इंटू में है, इसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला साइन आप देने मत भूलिएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा LCM 657,306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 को उधर भेज दिए 657 इंटू 306 बटा क्या लिखेंगे 9। अब इसको काटना पड़ेगा। देखिए कैसे काटेंगे, इसको 3 से काट दीजिए और तो ये 3 बार में ये भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 1, ये 2 बच गया
तो कितना हो जाएगा, ये 9 बार में कटेगा, 3 से काट रहे हैं ना, 3 2 जा 6, 1 हो जाएगा, और ये 9 होगा, फिर से इसको 3 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1, ये 0 और ये हो जाएगा 2। तो ये फाइनली हम इधर लिख देते हैं, आपको इधर ज्यादा बेहतर होगा, इधर देख लीजिए आप क्या होगा, LCM ये कितना है 657,306 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 219 इंटू 102, और इतना इज इक्वल टू आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, 219 इंटू 102, आप मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे, रुको देखो 219 इंटू 102, सॉरी फिर से इसे हो गया 219 102, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और ये 4, और फिर कैसे करते हो तुम लोग 0 0 0 हो जाएगा, फिर क्या करोगे 219, देखो मल्टीप्लीकेशन 8 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2 2, देख लीजिए कितना आया 22338, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 22338। तो देखो स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारा 22338, यही हमारा एलसीएम हो गया, किसका किसका 657 और 306 का। तो आप देख लीजिए, इसको बढ़िया समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अब आप देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है ना। तो ये द्विघात बहुपद का सवाल है, देखो कैसे करेंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे हम कि अगर हमारे पास एक बहुपद px इज इक्वल टू, देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर हमारे पास px इज इक्वल टू दिया हुआ रहता था ax स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता था तो इसका 2 शून्यक होता था, ये अल्फा और बीटा, और इसमें रिलेशन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता था। तो हम इसी को इस्तेमाल करके हम इसका बहुपद फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो इस रिलेशन को आप 1 मिनट बढ़िया से लिख लीजिए। आप देखिए इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, देखिए आप अच्छे से देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे। आपको ये चीज करना पड़ेगा, एग्जाम में जाइएगा तो विधिवत सॉल्यूशन आपको करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है जिसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या, देखिए कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 4, तो इसको हम 4 लिख देंगे। और इसको आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा, आपको माइनस बी बाई ए बनाना है। क्या बनाना है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए कैसे बनाएंगे, 4। अब आपको ये तो बढ़िया से जान रहे हैं, अगर ये 4 है तो इसको विदाउट चेंज किए हम कैसे लिख देंगे, देखिए इसको हम लिख देंगे, अभी पहले बटा 1 लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा आप,
इसको देखिए क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ -4 बटा 1 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स ये माइनस ये हो गया, बी के जगह पर आपका यहां कितना हो गया, तो हियर आप लिखिएगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, नीचे वाला 1 होगा, माइनस बी बाई ये होता था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा आप कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया आपका 1, देखिए 1, तो इसको कोई चेंज ना करते हुए 1/1 लिखिए और इसको लिख दीजिए c बाई ए। यहां क्या हो जाएगा, हियर c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब जब आप यहां द्विघात बहुपद लिखिएगा, इसीलिए या देयरफॉर आप लिख लीजिए, देयरफॉर यहां क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए, इसीलिए आप डायरेक्ट लिखो ना, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, देखो a के जगह पर कितना आया हमारा 1, तो 1 हम यानी कि एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और b के जगह पर आपको कितना आया -4 यानी कि -4x लिखेंगे और प्लस और c के जगह पर कितना आया आपका 1 आ गया, दैट मीन्स इसको 1 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया, x स्क्वायर -4x प्लस 1। देखिए इसका एक और तरीका है निकालने का, अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं बट वो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, वो क्या है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए डायरेक्ट px अगर आपको फाइंड आउट करना है तो px फाइंड आउट करने का एक शॉर्ट तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे -4x और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपका देखिए 1, तो इसको इसके जगह पर डायरेक्ट 1 रख देंगे। ये शॉर्ट तरीका है, ये कब इस्तेमाल करेंगे आप, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आएगा कि इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा, तो उस समय आपके पास सब्जेक्टिव मतलब पूरा सॉल्यूशन करने का तो समय नहीं है आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहां से आराम से कर लेंगे हम। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छा से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये तीसरा सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, है ना। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण B समकोण है, ध्यान रखिएगा कोण B समकोण है तथा AB इज इक्वल टू BC है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC है, तो आपको सिद्ध कर लेना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, है ना। तो देखिए हम सबसे पहले इसका ड्राइंग बनाते हैं, देखिए ड्राइंग कैसे होगा, इसका ड्राइंग बना लेते हैं हम एक, अच्छा नहीं हुआ ड्राइंग, देख लो एक बार फिर से देख लो ड्राइंग, नहीं अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए हो गया, तो ये समकोण है हमारा। अब ये बोला है कि कोण B समकोण है, तो यहां B दे देंगे और यहां क्या दे देंगे A और यहां दे देंगे C। तो ये समकोण त्रिभुज का क्या समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का थ्योरम
के अनुसार से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि देखिए हमारा ये AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि कर्ण वो होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। तो 90 डिग्री यहाँ है, उसके सामने वाला भुजा है AC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब हमको पता चल गया कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ये लिख लीजिएगा गिवन में क्या लिखेगा आप कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है तथा क्या है, देखिए AB इज इक्वल टू BC है। इतना दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट में क्या करना है आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, ये है। अब हम इसका प्रूफ में काम करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या काम करेंगे, आप ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप यहां लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC, तो समकोण त्रिभुज पहले से आप कंफर्म कर लिए हैं, तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हो सकता है क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिएगा चूंकि ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है ना, AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमको लाना है AB, इसीलिए BC को AB में चेंज कर देंगे, BC को AB में चेंज कर देंगे। देखिए BC को AB में चेंज करिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये AB स्क्वायर प्लस इसको भी लिख देंगे AB का स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में यहां देखिए आप, यहां क्या हो जाएगा आपका, देखिए AC स्क्वायर और AB स्क्वायर और AB स्क्वायर को जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमको लाना था, तो ये आपका क्या हो गया, साबित हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम इसको निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें डिस्टेंस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और इससे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इस डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि P और Q हमारे पास 2 पॉइंट है और इससे एक रेखाखंड बना हुआ है। तो
देखिए ये P है और ये Q है ना। और इसका सपोज करिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस निकालना होगा आपका, तो आप क्या करेंगे, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ये x2 माइनस x1, अच्छा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास a मान लीजिएगा कि माना कि a कॉमा b और b माइनस a माइनस b दो बिंदु है, तो इसको लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिएगा कि माना कि a कॉमा b तथा b, यहां क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b दो बिंदु है ना। अब इसके बीच की दूरी है, तो आप इसको एक लाइन बना लीजिएगा, इसको दे दीजिएगा a, इसको दे दीजिएगा b, और यहाँ b का कोऑर्डिनेट माइनस a कॉमा माइनस b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a b, ऐसे है। तो अब हम इसके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे ab इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये हो जाएगा आपका, ये x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखिए, x2 के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस a, x1 के जगह पर क्या हो जाएगा, ये a है तो बीच में ये फार्मूला वाला माइनस, यहाँ a हो जाएगा, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब आपका y2 है तो y2 के जगह पर माइनस b है, और एक और ये तो माइनस ये b हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, देखिए माइनस ए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2b का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर कीजिए। आप कैसे करेंगे, कैसे स्क्वायर करेंगे, देखिए ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप में ये 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, तो ये 4 के बदले आप 2 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 2, ये 4 के बदले 4 को 2 गुने 2 लिखिएगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 और ये रूट में ही क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी बड़ा हो गया, b स्क्वायर, ऐसा। तो यही है a और b के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें यूनिट लगा दीजिएगा। देखिए यही आपका डिस्टेंस होगा, किसके किसके बीच, a कॉमा b और माइनस a कॉमा माइनस b के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। देखिए अब ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, तो इसके लिए आपको तो वैल्यू पहले पता होना चाहिए था, अगर वैल्यू आपको पता नहीं है तो नहीं बन पाएगा। हालांकि हम आपको बता दे रहे हैं, साइन से शुरू होता है, साइन आपका 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो हमारे पास tan 45 है,
तो tan 45 कितना हो जाएगा 1, tan 45 कितना होता है 1, और sin 30 हो जाएगा आपका 1/2, और cos 60 आपका sin 30 और cos 60 बराबर होता है, तो cos 60 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो आप वैल्यू रखेंगे, इसका सॉल्यूशन रखिए, सॉल्यूशन कीजिए। ये क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, tan का वैल्यू रख लीजिए आप, तो 2 इंटू इसको लिखेंगे tan 45 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 का होल स्क्वायर। तो ये 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1 का, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 60 1/2 का होल स्क्वायर। देखो साइन 60 होता है √3/2, तो वो जो cos 30 का वैल्यू होगा √3/2, और साइन 30 हुआ आपका कितना 1/2, तो cos 60 आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 1/4। देखो 1 प्लस में 1/4 और माइनस 1/4, तो ये सीधा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू 1 बराबर आंसर कितना आया 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये सर्कल का सवाल है, क्या है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से, क्या है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये सर्कल का सवाल है, ये इसके लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसके लिए हम ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग कैसा होगा, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल बनाते हैं, अच्छा बन गया, चलो ठीक है। तो अब इसका एक सेंटर होगा कहीं बीच में, मान लेते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना पड़ेगा, थोड़ा जब बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है, हम यहां तक ले लेते हैं। एक बाह्य बिंदु यहां ले लिए P, सपोज करो यहां एक P ले लिए, यहीं से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचिए आप, यहां से मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा यहां खींच देते हैं ऐसे, और एक इधर से स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच लो। देखो ये सही नहीं हुआ, ड्राइंग ही सही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P, और ड्राइंग सही नहीं हुआ, चलो काम चला लेते हैं कैसे हो, है ना। ये P यहां दे देते हैं A, यहां दे देते हैं B, सपोज करिए यहां केंद्र होगा इसका, मान लेते हैं O। अब क्या है, PA और PB हमारा दो स्पर्श रेखा हो गया, है ना। तो इसका आप गिवन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जब आप शुरू करेंगे तो आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या लिखने वाले हैं, गिवन में ये लिखेंगे कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB है। देखिए गिवन आप लिख लीजिएगा, गिवन कैसे लिखेंगे आप, देखो गिवन क्या होगा, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके
बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB है ना। इतना गिवन हो गया। अब आपको प्रूव दैट में क्या लिखिएगा आप, प्रूव दैट में क्या लिखिएगा, आपको ये साबित करके दिखाना है कि PA बराबर PB है, PA बराबर PB, ये आपको साबित करके दिखाना। आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखिएगा कि आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसको आप मिलाइए, O से जो शुरू किए थे आप इसको मिला दीजिए यहां, और इसको यहां मिला दीजिए, और यहां से उसको मिला दीजिए, यहां मिला दीजिए। हो गया। कंस्ट्रक्शन में यही लिखिएगा कि OA, OB तथा क्या है OP को मिलाया, है ना। इतना लिख लेंगे। अब क्या है, हम प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में क्या होगा देखो, अब आपके पास एक थ्योरम था। थ्योरम क्या था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये थ्योरम है आपका, एक सर्किल में ही है थ्योरम, यानी कि जो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, यहां जो कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वो थ्योरम आपको यहां लिखना पड़ेगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आप ये बात जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? वृत्त के किसी बिंदु पर, लैंग्वेज है ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जब आप लिख लेंगे तो यहां से इसी फीचर्स का इस्तेमाल, देखो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हम क्या करते हैं, इसी के आगे सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री का काम होगा हमको, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे। चलो देखो यहां तक है। तो इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल कौन, OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। और OBP, एंगल OBP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करने हैं ना, सर्वांगसम करने वाले हैं। तो देखो कैसे सर्वांगसम करेंगे। यहां सॉल्यूशन में इधर लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, ऊपर ज्योमेट्री का जरूरत है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि ट्रायंगल, या फिर चूंकि नहीं लिखिएगा आप, इन लिखिएगा, इन ट्रायंगल क्या है, OAP एंड ट्रायंगल किसमें, OBP हम लिखेंगे
एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ये किससे होगा? 90 डिग्री। और देखिए आप ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस ना है। अच्छा, आपका ओपी जो है दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है। ऐसा है। तो जब ये तीन कंडीशन आपको मिल गया तो हम उसको क्या कर लेंगे? सर्वांगसम कर लेंगे। इसीलिए त्रिभुज ओ ए पी ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज। कौन कौन हो जाएगा? ओ बी पी। और किस कंडीशन से? तो आर एच एस, इससे हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं, अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसका जो संगत भुजा भी बराबर और संगत कोण भी बराबर, इसीलिए हमको ये इसका संगत ये हो जाएगा। इसीलिए अब क्या लिख देंगे? AP इज इक्वल टू क्या? BP। ये किससे बराबर हो जाएगा? CPC, CPCT, इसी से बराबर हो जाएगा। तो आपका प्रूफ हो गया। ये तो आपको प्रूफ करना था। देखिए अब हम क्वेश्चन, आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। यह प्रायिकता का सवाल है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है? तो देखिए यह बल्ब खराब, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? यह बल्ब खराब नहीं हो, इसका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आपको प्रायिकता का फार्मूला, इसमें घटना कुल संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल बल्ब आप हमारे पास है 20। इसमें से खराब बल्ब कितने हैं? 4। तो अच्छे बल्ब कितने होंगे? 16। 20 में से 4 खराब है तो 4 खराब है तो 4 को साइड करेंगे तो अच्छा बल्ब कितने हो जाएगा आपके पास? 16। तो देखिए हमारे पास प्रायिकता किसका किसका पूछ रहा है? प्रायिकता है यह बल्ब खराब हो और यह बल्ब खराब नहीं हो। तो दो चीज का प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता हम टोटल में से ही निकालेंगे। तो देखिए अगर बराबर बल्ब खराब होगा तो कितने होंगे? 4 होंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन में कैसे करते हैं, देखिए आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास टोटल कितने हैं? टोटल 20 है। तो आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 20। तो सबसे पहले आप यहां लिख लीजिएगा कुल संभावित परिणामों की संख्या। ओहो, परिणामों की संख्या आपके पास कितना है? ये 20 है। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है? 20। इसी में से निकालना पड़ेगा, अच्छा बल्ब या खराब बल्ब, इसी में से निकलेगा। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 20 हो गया। अब देखिए सबसे पहले ए में आप क्या करना है? ए में देखिएगा क्या होगा। तो बल्ब खराब हो तो आप क्या करेंगे ना, एक घटना मानेंगे। माना कि घटना ई, जैसे अब क्या है कि बगैर घटना माने इसका प्रोबेबिलिटी आप नहीं निकाल सकते हैं, तो घटना मानना पड़ेगा। माना कि घटना ई, मान लेंगे माना कि घटना ई, यह बल्ब खराब होगा। यह बल्ब नहीं, बढ़िया नहीं हुआ। यह बल्ब खराब हो, यह मान लेंगे। जो क्वेश्चन में आपको दिया है कि माना कि घटना ही यह बल्ब क्या है? खराब है। ये कौन आ गया इधर? देखिए खराब हो, यहां तक हो गया। तो इसके बाद ये ई का मतलब तो ई का पॉसिबिलिटी कितना है? हमारे पास बल्ब खराब है तो मतलब खराब बल्ब का पॉसिबिलिटी आपके पास कितने होंगे? 4। 4, पांचवा बल्ब तो खराब होगा नहीं क्योंकि 4 बल्ब खराब है। तो हम यहां लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों
की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? तो आपके पास 4 होगा। तो प्रायिकता जो है, प्रायिकता अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे तो ये क्या बताता है कि इसका फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? अभी देखिए आप, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 4, और कुल कितने हैं? 20। ये 20, तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका? 1/5। 4 से काटिए तो 4 1 4 5 20 हो गया। तो खराब बल्ब का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/5। और यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा उसके लिए अलग घटना मानना पड़ेगा। माना कि एक घटना ही मान ली है, तो दूसरा घटना मानेंगे घटना एफ। तो माना कि घटना एफ, इस बार क्या लिखेंगे? जैसे इसको लिखे थे आप, माना कि घटना ई यह बल्ब खराब हो, तो लिखेंगे नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? माना कि घटना एफ यह बल्ब खराब नहीं हो। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए यहां लिखेंगे, बी सवाल था ना इसमें, यहां लिखेंगे माना कि घटना एफ बल्ब क्या नहीं हो? बल्ब खराब नहीं हो। यही ना था? देख लो, यह बल्ब खराब नहीं हो, यही था। तो अब इसको क्या करने वाले हैं? ये यहां तक मान लिए, तो यहां क्या हो जाएगा? एफ का एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसमें कितना हो जाएगा बताइए? एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? तो अच्छा, खराब, ये क्या है? घटना क्या पूछ रहा है हमारे पास? क्या पूछ रहा है? यह बल्ब खराब नहीं हो। तो खराब 4 था, खराब कितना थे? देखो फिर से, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 4 बल्ब खराब है, तो खराब नहीं कितने हैं? यानी कि कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो देखो अब इसका क्या होगा? एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 16। तो अच्छा, कुल संभावित परिणाम यहां भी लिखना पड़ेगा एक बार। कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये कितना होगा? देखिए कुल आपके पास कितने हैं? 20 है ना? बीच में बराबर आप लगा लो। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितने होगा? 20। तो अगर आप यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिएगा तो ये क्या होगा? एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, यहां लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या देखिए, तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या, क्या हम करें? एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? देखिए आप, 16 बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है? आपके पास 20 था,
तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16 और 4 पचे कितना हो जाएगा 20। देखिए इसको कट के 4 से काटोगे, ये 4 बटा कितना हो जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 4 बटा 5 हो जाएगा। तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी पूछा था क्या, पहला क्वेश्चन पहला में सवाल में क्या था कि बल्ब खराब होगा तो कितना होगा, तो खराब बल्ब का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 बटा कितना निकाले थे, देखो यहाँ 1 बटा कितना निकाले थे 5, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना 1 बटा 5 और दूसरा बल्ब खराब नहीं हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका 4 बटा 5। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q जहां एक क्या है पूर्णांक है। तो ये क्या है, रियल नंबर से सवाल है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, बगैर लैंग्वेज लिखे नहीं होगा आपसे। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहा था कि अगर आपके पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो आप दो धनात्मक पूर्णांक और ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार कि a बराबर bq+r था। तो a बराबर bq+r, ये q क्या है भागफल है, ये r क्या है शेषफल है। तो ये ऐसा हम यही इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखिएगा माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू, अब क्या मान लेना जो आपको दिया हुआ है वही मान लेना, b इज इक्वल टू कितना मान लेना 4। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू अब कितना मान लेना 4। अब इसी को देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम क्या लिख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं bq+r। ये bq+r तो यहां मेंशन कर दीजिएगा q क्या है भागफल है और r क्या है शेषफल है। तो q क्या है भागफल है और r क्या है शेषफल है। तो यहां से आप क्या करेंगे, देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q+r। अब देखिए आपको यहां क्या करना है, ये r का पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करके देखना है, ये r का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। देखिए आप जब किसी जैसे मान लो 3 से आप 4 में भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, मतलब जो नीचे शेष बचेगा, देखो शेष इससे देखो या तो 3 तो कभी नहीं बचने वाला है, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 शेष, अगर 3 यहां आया 3 तो 3 में एक बार फिर से भाग लग जाएगा, बस समझ गए। तो शेषफल बच जाएगा आपका 0। अगर आपके पास 4 आया तो 4 देखिए 1 शेष बचेगा, मतलब जब भी बचेगा तो इससे छोटा ही शेष बचेगा। तो कहने का मतलब कि यहां क्या होगा, ये देखो ये क्या है, ये बीच वाला आप ये 4 से आपको a में भाग देना है, जब 4 से a में भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा जी। यहाँ ये 4 के केस में अगर ये मान लेते हैं कि यहां से हम किसी में भाग दिए होते हैं 4 से, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो आपके पास शेषफल जब भी बचेगा तो ये 4 से छोटा बचने वाला है। तो हम लिखेंगे यहां r के संभावित मान, r के संभावित मान कितने हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं।
तो इसीलिए वो जो a का संभावित मान क्या हो जाएगा, a का संभावित मान क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर r का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 4q हो जाएगा, अगर r का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 हो जाएगा, r का वैल्यू 2 रखोगे तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4q प्लस 2। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो अब देखो फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q, सॉरी इतना ही तक हो सकता है, 1 2 3 4 यही हो गया ना, तीने तक था ना, यहाँ नीचे नहीं होगा। देखो तो आप जो है इस संख्या के बारे में बताइए, अगर q आपको पता नहीं है कि q क्या है, लेकिन ये 4 क्या है, सम संख्या है। अगर आप किसी भी संख्या में या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आप किसी भी संख्या में सम संख्या से गुना करोगे तो उसका रिजल्ट सम आएगा। तो आप ये डिसाइड कर लिए कि ये 4q सम है, ये 4q सम है, 4q सम है, 4q सम है। अगर आप 4q सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ते हो तो रिजल्ट विषम आ जाएगा, और सम संख्या में अगर आप सम संख्या जोड़ते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो देखो इस प्रकार से ये 4q और 4q प्लस 2 ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो यानी कि ये 4q प्लस 1 क्या होगा, विषम संख्या, और ये 4q प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना चूंकि ये 4q 4q प्लस 2 सम संख्याएं है, ये क्या है, सम संख्या है, इसीलिए कोई भी धनात्मक, जो क्वेश्चन में बोला था आपसे, विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होगा। देखिए यही तो हमको साबित करना था ना, कि अब बताना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा साबित हो गया। एक बार आप वीडियो को पीछे करके और आप बढ़िया से देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर के ये क्या है, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को ग्राफीय विधि से हल करना। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के कितने मेथड है आपके पास। आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, अवरज गुणन विधि, 4 विधि है आपके पास। लेकिन आपके पास यहाँ बोल दिया, क्या बोल दिया कि आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। चलिए ग्राफीय विधि से हम हल करके दिखाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप शुरू कीजिएगा। देखो क्या करने वाले हैं, देखो हमारे पास गिवन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना। फिर क्या दिया हुआ है आपके पास, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, इसको इक्वेशन आप क्या मान लेंगे 2। आप यहां क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप किसे शुरू करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो y को निकालने के लिए y को सबसे पहले उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस y हो जाएगा, और फिर से 2 को इधर ले आओ नेक्स्ट स्टेप में, 2x माइनस 2, चूंकि 2 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा y, आपका क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब जो है ना, अब इसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल जो है हम लिख के नहीं बताएंगे, क्योंकि ये 9 क्लास में आपको बढ़िया से सिखाया गया होगा। आप यहाँ वैल्यू रख करके डायरेक्ट टेबल बना सकते हो। जैसे देखो आप x का वैल्यू अगर 1 रखोगे, x का वैल्यू कितना रखोगे 1, तो देखो ये 2 हो जाएगा और ये 2, तो 2 और 2 में ये प्लस 2 है माइनस 2 मिलके क्या हो जाएगा 0।
तो आप क्या करो, एक टेबल बनाओ ऐसा, इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे, टेबल इस तरह से बना लेंगे और यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। मतलब x का वैल्यू रखने पर आपको y क्या मिलेगा। आप x का वैल्यू अभी 1 रखे तो क्या मिला था, y 0 मिल गया था, नहीं मिला था। देखो x का वैल्यू 1 रखो तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 और -2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, y बराबर आपको 0 मिल गया। अच्छा x का वैल्यू आप यहाँ 1 रखो, 1 तो रख लिए, 1 तो अब रखेंगे नहीं बार बार, क्योंकि चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करने वाले हैं, देखो x का वैल्यू क्या रखेंगे अब हम, देखो x का वैल्यू सपोज करो कि 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ टेबल ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 का टेबल हो गया। सेम इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 का टेबल बनाएंगे। देखो हम यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड से हम चलने वाले हैं, क्या होगा इक्वेशन सेकेंड क्या है, फॉर x - y इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करो, y को उधर ले जाओ, फॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस y हो जाएगा। आप 4 को इधर ले आओ फिर से नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला आप साइन देते रहिएगा, देखो दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब देखो अब आपके पास y का वैल्यू फिर से आ गया। अब यहाँ आप x का वैल्यू पुट करके आप टेबल तैयार कर सकते हो। देखो टेबल तैयार करो, क्या होगा देखिए कैसे, यहां हम क्या रखेंगे बीच में, ऊपर में क्या रखेंगे x, नीचे क्या रखेंगे y। देखो x का वैल्यू आप क्या रखो, सबसे पहले 0 से शुरू कर लो, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y, ये टर्म 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना आया -4, और x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, सिंपल वैल्यू रखेंगे, यहाँ 1 हो गया तो ये 4 प्लस में 4 माइनस में, y का वैल्यू कितना मिल गया आपको 0। तो आपको यहां आराम से इसको लिख देंगे टेबल ऑफ इक्वेशन किसका, सेकंड। अब देखिए अब हमको ग्राफ खींचना है, और ध्यान रखिएगा ग्राफ जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगा, वही जो पॉइंट होगा और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इस दोनों समीकरण का हल होगा। तो हम आपको एक ग्राफ खींच के दिखाते हैं, देखना ध्यान से। मिस्टेक हो गया, देखो यहां क्या होगा हमारा 0 0, ये ओरिजिन हो गया। देखो हम बराबर डिस्टेंस लेते हुए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, सब बराबर बराबर आपको लेना है। थोड़ा नजदीक हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा हम देख लो, इसको फिर से कर देते हैं, है ना। और ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, जितना ये ग्राफ में जितना है, देखो -4 तक है तो कम से कम 4 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये 5, इधर आप -1 आना, ये -2 -3 -4, ये -5 हो जाएगा, इधर आप -1 -2 -3। देखो ये x है, इधर क्या हो जाएगा -x, इधर y, और इधर क्या हो जाएगा -y। अब देखो हम इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर 0 तो y, x बराबर 1 तो y बराबर 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपको यही मिल जाएगा। क्या हो गया इसके साथ, चलो ये पॉइंट आपको यही मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 1 और 0 1 0, ये पॉइंट हो गया आपका। अच्छा दूसरा क्या है 0 और -2, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है, तो आपको ये y एक्सिस पर मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आपको यहां मिलने वाला है। घबरा रहा है, ये पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा। देखो
इसको इसको इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -2। देखो अब आपको 2 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ। तो इस दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना स्केल से। अब हमारे पास स्केल नहीं है, हम देखो टेढ़ा मेढ़ा भी लाइन हो सकता है हमारा, बट आप मान लेना कि यही लाइन है। तो इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन 1 का वो ग्राफ था 2x - y, यहां लिख दीजिएगा 2x - y इज इक्वल टू कितना 2। ये आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए आपका एक, अब इक्वेशन 2 का ग्राफ खींच देंगे, उसी में खींचना है आपको, अलग अलग नहीं। देखो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना -4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4, यानी कि आपको ये पॉइंट यहां मिलने वाला है। देखो इस पॉइंट पर ये इसका कोऑर्डिनेट आप कितना लिख लोगे 0 -4, और दूसरा क्या है 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 आपको यही मिलने वाला है, यही पॉइंट जो है आपका। तो आप ये दोनों पॉइंट को मिला देना एकदम स्केल से मिलाना। देखो ये लाइन गड़बड़ा गया, चलो हम मिला देते हैं किसी तरह। देखो ये वाला लाइन आप स्केल से मिलाओगे तो थोड़ा सीधा होगा, ये लाइन इससे क्रॉस करेगा। अब हम क्या करें, ओवरराइटिंग हो जाएगा हमारा, छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर इसका हम लिख देते हैं क्या, इक्वेशन लिख दो, क्या है 4x - y इज इक्वल टू कितना, ये 4 हो गया। देखिए आप स्केल से मिलाओगे तो एकदम स्ट्रेट मिलेगा बिल्कुल। अब ये जो 1 0 हुआ, इसी पॉइंट पर दोनों लाइन क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों समीकरण का हल कितना हो जाएगा, हमारा हल पूछ रहा है ना। जिस पॉइंट पर दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वही दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। इसीलिए आप लिखेगा, इसीलिए x बराबर कितना, यहाँ कितना x बराबर है 1 और y बराबर कितना 0, ये जो दोनों समीकरण का हल है, हल है, यही हो जाएगा आपका x और y का वैल्यू। समझ गए। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। एकदम आसान सवाल है, आराम से इसको कर सकते हैं। एपी का 31वां पद पूछ रहा हमसे, एपी का 31वां पद को हम क्या लिखेंगे, A31 बराबर आपसे पूछ रहा है, और आपको दिया हुआ है क्या, जिसका 11वां पद यानी कि A11 दिया हुआ है कितना 38 और 16वां पद 73 है, यानी कि A16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है आपका 73 दिया हुआ है। तो देखो इसको आराम से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इससे शुरू कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। आप क्या करो, A11 का वैल्यू रखो, इसको क्या लिखेंगे A1 + 10D, तो लिखो A1 + 10D इज इक्वल टू कितना 38। यहां से आप क्या करेंगे, A1 का वैल्यू निकाल लेना। A1 बराबर कितना 38 - 10D, इसको इक्वेशन 1 दे देना। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, किससे शुरू करेंगे A16 से। A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 73 है, तो आप A16 को क्या लिखोगे A1 + 15D इज इक्वल टू कितना 73। अब जो है ना A1 का वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे, तो आप यहां क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इन इक्वेशन 2, यही 2 लिख देते हैं। तो ये इधर देखो, अब इधर क्या होगा, A1 का वैल्यू कितना है 38 - 10D, तो 38 - 10D, और आपके पास और है 15D + 15D इज इक्वल टू कितना, देखो 73 है, हम यहां लिख देंगे 73। अब देखो ये 15D - 10D कितना आ जाएगा, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं इस बार। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको घटा लो, तो 38, इधर ये वाला साइन देने मत भूलिएगा आप लोग, तो 38, अब इसको घटाइए तो कितना आएगा 5D इज इक्वल टू 73 हो जाएगा आपका।
तो आप 38 को उधर भेज लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो ये क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर लो तो 13 में से हट जाएगा कितना 5, या कितना हो जाएगा 6, ये 35 हो जाएगा। अब आपको यहाँ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, ये d इधर गुना में है, इधर क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 7 बार में कट जाएगा। तो सॉरी ये d है ना, d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। अब जब आपका d 7 आ गया तो इस d का वैल्यू किसी में आप रख दो, जैसे इक्वेशन 1 था तो इक्वेशन 1 में डाल दो d का वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किस में रखेंगे बोलिए 1 में या 2 में, ज्यादा बढ़िया है 1 में रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू, देखो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 10d है, तो माइनस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। देख लीजिए 38 इज माइनस कितना है, देखो यहाँ से 10 इंटू 7 डी का वैल्यू रख लिए, तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है आपका 38 और माइनस कितना 70। तो इसको माइनस कर लीजिए आप, कितना आएगा आपके पास, ये 7 में से 0 में से 8 जाएगा 2, और कितना हो गया 3 में से सॉरी 6 में से 3 जाएगा 32, माइनस में आ जाएगा। देखिए आपका सबसे पहले क्या किया हम, a11 बराबर 38 था, a16 बराबर कितना था 73 था, तो हम यहां से क्या लिखे a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a1 इज इक्वल टू कितना हुआ 38 माइनस 10d। अब a16 इज इक्वल टू 73, तो a1 का वैल्यू a1 प्लस इसको 15d इज इक्वल टू 73 लिख लिए। अब यहां से आप क्या कर दिए, यहां से जो a1 का वैल्यू निकाले इसमें डाल दीजिए, देखो 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल टू कितना 73, तो 38 प्लस 5d इज इक्वल टू कितना 73, 5d 73 माइनस 38, तो कितना हो गया 35, d इज इक्वल टू 7 आएगा। अब d का वैल्यू कहाँ रख दिया इक्वेशन 1 में, 38 माइनस 10d इन 10d, तो 10 इंटू 7, तो ये 70 हो गया। चलिए a1 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 32। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ये कितना निकाले a31 निकालना है, तो a31 आप आराम से निकाल लो। तो देखो a31 बराबर आराम से निकालो, तो a31 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस 30d, ऐसे करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना है माइनस 32 प्लस 30 इंटू कितना 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस ये 210 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस कर दो, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ कितना हो गया आपके पास 20 में से ये 78, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिख देगो a31 इज इक्वल टू 178, आपका यही आंसर हो गया। देख लो a38 निकालने a31 निकालने बोल रहा था, तो a31 बराबर कितना हो जाएगा 178। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5 है। तो इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा माइक गिर गया मेरा। देखिए क्या है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 4 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5 है। देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप त्रिभुज सबसे पहले क्या करिएगा, एक त्रिभुज मान लीजिएगा, जैसे एक त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज आप मान लेना, ये इसको A, इसको B और इसको C। A का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 1 माइनस 1, B का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास माइनस 4 6, और C का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास माइनस 3 माइनस 5, ऐसे है। तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो हम आपको उसी के हिसाब से लिख रहे हैं। अब क्या है यहाँ देखो, हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, इधर जैसे इधर क्या लिख लेना सबसे पहले 1/2, यहाँ x1 होता है
ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे x2, यहाँ क्या ये y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 और प्लस x3, यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये ऐसा फार्मूला होता है। तो हम क्या करने वाले हैं उसी के जगह पर देखो इसको क्या करेंगे x1 y1, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा हमारा x3 y3। तो हम यहां इसको लिख देना, हियर x1 बराबर कितना 1, y1 बराबर कितना -1, x2 बराबर कितना -4 और y2 बराबर कितना आपका कितना है 6। अच्छा x3 बराबर कितना आपका -3 है और y3 बराबर कितना आपका -5 है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना। देखो क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला के हिसाब से हम पुट कर देते हैं। देखो हम फार्मूला ऐसे इसी को हम फार्मूला मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखो फार्मूला लिखा हुआ पहले से 1/2 आपके पास क्या है x1, तो देखो x1 कितना है 1 है, तो 1 x1 1 है। अब क्या है y2 माइनस y3, तो y2 कितना है देखो 6 प्लस 5 हो जाएगा, क्यों प्लस 5 हुआ, देखो 6 माइनस -5 होगा, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपके पास x2 का वैल्यू रखना है, तो x2 यहाँ प्लस और ये -4 रख लेंगे। अब देखो क्या है आपके पास फार्मूला देखना y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू -5 है और वहां -1 तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखे देखो यहाँ -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 हो जाएगा ये। और इसके बाद क्या हो जाएगा +1 कैसे हुआ, क्योंकि ये जो माइनस है ना वो माइनस, देखो ये -1 है, माइनस के बाद आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं उसको। तो इसके बाद क्या करेंगे आप प्लस, देखो फिर x3 का वैल्यू रखना है, तो x3 का वैल्यू कितना रखेंगे -3 रखेंगे और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलो, आपका ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 1 -1 -6 हो जाएगा, -1 -6। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, ये 1/2 तो इधर रहेगा, ये कितना हो गया 11, 6 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है और इसको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 और -4 आएगा, -4 में 4 से गुना करोगे तो कितना प्लस में 16, ये 16 हो गया। और इसके बाद हो जाएगा देखो इसको 7 होगा ही माइनस में और उसको -3 से गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 21, ये बीच में प्लस था, +21 ऐसे हो गया। तो ये कितना हो गया 1/2, अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 6 1 7 1 8 और इसके बाद क्या हो जाएगा 1 1 2 और 2 कितना 4, ये गुना में आ जाएगा। अब इसको काट दोगे 24 बार में तो कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। क्यों स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमको कोई यूनिट नहीं दिया हुआ था, एरिया हम उतना यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं तो कोई यूनिट नहीं था, इसीलिए हम क्या उसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। आप इसको थोड़ा बढ़िया से देख लेना और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करना। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है, समझ गए। तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको इसके लिए बढ़िया से ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पता होना चाहिए। आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बहुत सारे फार्मूला होता है, वही सब फार्मूला का यूज करेंगे और बनाएंगे। अब देखो क्या है कि बहुत सारा फार्मूला हम उधर साइड में लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारा फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे ये सबसे फेमस फार्मूला इसमें ये अप्लाई होगा सबसे ज्यादा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक ये फार्मूला हो गया, फिर ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा होता है, और फिर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इसमें।